Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Sir, fine. Sir, how are you? फाइन। योर मीडियम इज इंग्लिश और हिंदी? Sir, Hindi. अच्छा, हिंदी। अच्छा, अपना नाम बताए बगैर अपने बारे में बताइए। जी सर, मैं अलवर जिले से हूँ। मैंने 10th एंड 12th सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। उसके बाद मैंने सर ग्रेजुएशन बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है, पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। उसके बाद सर मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड 2016 में मैंने आरएस में सर इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मेरी 575 रैंक थी। सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है और सर चलिए, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ इस देश में। जी बीटेक के बच्चे 4 इयर्स इंजीनियरिंग के बाद सिविल में आ रहे हैं। आप जी मानती नहीं है कि हाँ, ये अनएथिकल है, ये अनैतिक बात है, जिसके लिए आज सरकार ने आपको एक्सपर्ट बनाया, टेक्नोक्रेट बनाया, टेक्निकल आपने पढ़ाई की और आप सिविल में जा रहे हैं। व्हाट इज सर मैं योर? आप जी सर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सर जो सिविल सर्विसेज है उसमें जो क्वालिफिकेशन है उसी को एक ग्रेजुएशन रखा गया है। और डेफिनेटली किसी भी स्ट्रीम से कोई भी स्टूडेंट आता है तो वो अपनी स्ट्रीम का जो उसने नॉलेज प्राप्त किया है वो उसको सिविल सर्विसेज में यूज कर सकता है। अगर इलेक्ट जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है तो जो मैंने अपना एनालिटिकल नॉलेज को सीखा है 4 साल में, वो डेफिनेटली मैं अपने जो सिविल सर्विस है उसमें उसको यूज करूंगी, जिससे एफिकेशी एफिशिएंसी जो सिविल सर्विसेज की है वो इंक्रीज होगी। तो सर किसी भी फील्ड से हो वो अच्छा है सर। एक अभी बहुत चर्चा में था लोकपाल और लोकायुक्त, जी और अभी भी चर्चा में है। बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हुई है। क्या दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों के कार्यकाल में, दोनों के क्रियाकलाप में, दोनों के जो हमारे भारत के प्रशासनिक प्रक्रिया है उसमें क्या योगदान है? क्यों इस पर बहुत जोर दिया गया कि लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए? सर, प्रशासन के लोकपाल और दृष्टिकोण से बताइए। जी सर, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में सर जितना मुझे जानकारी है उसके अकॉर्डिंग सर लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति इसलिए की गई थी कि जो करप्शन स्पेशली जो ब्यूरोक्रेट्स एंड जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको रोकने के लिए लोकपाल एंड लोकपाल जो सेंटर में है एंड लोकायुक्त जो स्टेट्स में उनको नियुक्त किया जाता है। अ, जो और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उस काम को इतना ढंग से ना करके लोकपाल नहीं की कर पा नियुक्ति रही थी। कहाँ होती है? जी सर। लोकपाल की नियुक्ति किस लेवल पर होती है, कहाँ होती है? सर सर लोकायुक्त की तो मैं श्योर हूँ कि स्टेट में हर स्टेट में एक लोकायुक्त होता है और और लोकपाल सर लोकपाल, सेंटर में होता है सर। सर तो उसके कुछ तो उनके काम बताए गए होंगे ना, कुछ कुछ सर कुछ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो शासन में उसकी बहुत आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में। जैसे कि एक चीज मैं बोल रहा हूँ भ्रष्टाचार को लेकर के, जो शासन में भ्रष्टाचार है, जी करप्शन भाई जो है। भतीजावाद है, उसको खत्म करने के लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए आप। अब मान लीजिए आप आपका पोस्टिंग आप पीसीएस अधिकारी के रूप में अभी जी राजस्थान में मान लीजिए भीलवाड़ा में है, जहाँ कोरोना बहुत ज्यादा है, और वहाँ नेचुरली बारिश इतनी हो गई कि पानी की भी बहुत सब जगह जाम, सब जगह बारिश से पानी भरा हुआ है। तो आप कैसे उसको एक साथ दोनों चीज को हैंडल करेंगी? क्या, व्हाट इज योर प्रायोरिटी? सर फर्स्ट प्रायोरिटी इज सर जो कोरोना जो एक महामारी देश ही नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है, तो उसके लिए जैसे 3 Ts के लिए काफी फोकस किया जा रहा है कि टेस्टिंग ट्रेसिंग एंड देन ट्रीटमेंट। इस चीज पे सबसे पहले मैं फोकस करना चाहूंगी। इसके लिए जो इन तीनों पानी में चीजों लोग डूब रहे हैं, बहुत पानी आ गया, ट्रैफिक रुक गया है, लोगों का मूवमेंट नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं करेंगी आप? सर डेफिनेटली सर एट ए इंस्टेंट अगर कहीं पे किसी रीजन में या किसी एरिया में
अगर बाढ़ आ जाती है तो डेफिनेटली उस रीजन में उनको सुरक्षित रखना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। बट जैसे ही वो सुरक्षित होंगे तो उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल उड़ीसा की बात करें तो अभी वहां पे तूफान आया था, तो उसके लिए जो शेल्टर्स बनाए गए थे बिहार में उनको भी इस अभी तरह से। बिहार में 16 जिले में अभी बाढ़ है, कोरोना भी है। 16 जिले में 16 जिला डूबा हुआ है पानी से बिहार में। तो ऐसी स्थिति हो सकती है ना, आप भी, आप जहाँ पोस्टिंग है ऐसा भी हो सकता है ना वहाँ। मेरा ये है कि प्रायोरिटी आपकी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 क्या होगी? सर पॉइंट नंबर 1 तो उनको सुरक्षित उनको बचाना होगा उस बाढ़ से। अगर वो जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पे बाढ़ आ गई तो फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी सुरक्षा होगी। सेकंड मेरी प्रायोरिटी उनके लिए जो फूड एंड शेल्टर है वो प्रोवाइड करना होगा। एंड थर्ड लेवल पे सर उनका कोरोना से सोशल डिस्टेंसिंग और उनको प्रॉपर नॉलेज देना मेरा। एक और ठीक है, मैं समझ गया। प्रशासन में नैतिकता की बात बहुत जोर शोर से आजकल होती है, हुई। पहले ये विषय सिविल में भी नहीं था, नीति शास्त्र। आजकल ये नीति शास्त्र 2013 के बाद में ऑलरेडी एक विषय के रूप में है मेंस में। आप लोग के भी इसमें कुछ पोर्शन है जो आप लोग मेंस में लिखते हैं, आरएएस में जी भी सर। है सिलेबस में। ये प्रशासन में नैतिकता का से आप क्या समझते हैं? दो चीज बताइए मुझे, दो बातें बताइए इसमें। प्रशासन में नैतिकता का क्या महत्व है? आप अपने आप को मान के चलिए कि हम एक अधिकारी बन चुके हैं और हम किस प्रकार से अपने जो प्रशासनिक क्रियाकलाप है वो एक नैतिक भाव से कैसे करेंगे, उसका कैसे क्या महत्व हो सकता है, इस व्यू से आप बताइए। सर फर्स्टली मैं कहना चाहूंगी कि एक प्रशासक जो होता है उसको अकाउंटेबल तो बना दिया जाता है थ्रू लॉज। बट अगर प्रशासन में जो नैतिकता है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने वर्क के प्रति समझे तो वो एथिक्स के थ्रू वो सीख सकता है। और सर जो सब्जेक्टिविटी। मानते हैं कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है? प्रशासन जो है एक नैतिक कार्य है? सर डेफिनेटली प्रशासन एक नैतिक कार्य है क्योंकि फिर नीतिगत प्रशासक क्या होगा? मान लीजिए प्रशासन एक नैतिक कार्य हो गया, यू राइट, 100% राइट। यस सर। तो प्रशासक क्या होगा? जैसे आप प्रशासनिक अधिकारी आप बनेंगे ना तो आप प्रशासक हो जाएंगे, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएंगे। तो एक प्रशासक के नाते आप क्या होंगे उसमें? सर हम जो नैतिक कार्य जो अगर सर एक उसको शब्द क्या इम्प्लीमेंट होगा उसके कराने के लिए? लिए। एक शब्द क्या होगा? जैसे कि नैतिक प्रशासन हो गया एक नैतिक कार्य, तो प्रशासक क्या होगा? एक नैतिक अभिकर्ता होगा। उसके लिए ही शब्द है ना, नैतिक अभिकर्ता। ठीक है ना? और अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए मुझे। आजकल जो समस्याएं चल रही है वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर के बड़ी चर्चा हुई, आपको लगता है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट की जरूरत है इस देश को? सर डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है क्योंकि अगर हम इवन पार्लियामेंट में भी देखें तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो वुमेन का बहुत कम है। तो दूसरा जो। ऐसे ऐसे हैं जो भारत के इतिहासकार वो वैदिक परंपरा को और वैदिक संस्कृति को कोट करते हैं कि वैदिक काल में तो ऑलरेडी महिलाएं एम्पावर्ड थी, और वो प्राचीन पहले भारतीय परंपरा से लेकर आज तक वो कहते हैं कि भाई वो तो शक्ति के रूप में ऑलरेडी एम्पावर्ड है। शक्ति पहले है, उसके बाद में कुछ है। भाई हम भारतीय परंपरा क्या है, हमारा शिव है, शक्ति है, राधा है, कृष्ण है, सीता है, राम है। तो शक्ति को तो हमेशा ही माना भारतवर्ष। तो फिर सर, एम्पावरमेंट की क्या जरूरत है? किस किसकी एम्पावरमेंट की बात हो रही है, बस ये शब्दों में बता दीजिए। सर यहाँ पे एम्पावरमेंट की बात हो रही है, उसके मूलभूत अधिकार, वो अधिकार सिर्फ एक क्षेत्र के ही नहीं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, एनवायरमेंटल सब तरीके से उसका अधिकार उसकी सर कह सकते हैं कि उसकी खुद का रिप्रेजेंटेशन जो है। सर ऐसे कहा जाता है कि जो नारी है उसको नारी जो है वो खुद का रिप्रेजेंट करने के लिए उसको किसी की जरूरत पड़ती है। तो एम्पावरमेंट में मैं ये मानती हूँ कि एम्पावरमेंट होकर अगर वो इकोनॉमिकली उसको एम्पावर किया जाए तो डेफिनेटली वो काफी। नेक्स्ट हमारे मेंबर लोहिया जी। जी सर, उपाध्याय सर हैं, पहले उनको उपाध्याय सर। अच्छा उपाध्याय जी आ गए हैं, चलो उपाध्याय जी कर लें। सर उपाध्याय सर के ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है सर। अच्छा अच्छा।
चलिए आप टेकअप कर लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए मैं करता हूँ, ठीक है। शिवानी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग शिवानी। अभी आपने कहा कि संसद में, पार्लियामेंट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। कौन सी लोकसभा चल रही है ये? सर ये 16th लोकसभा चल रही है। 16th या 17th? कंफर्म नहीं मैं है? सर श्योर नहीं हूँ उसमें सर। अच्छा, कंफर्म नहीं है। चलिए, जो भी लोकसभा चल रही है, ये 17वीं लोकसभा है वैसे। जो भी यस। लोकसभा ये चल रही है, पिछले 70 साल में एक बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है, महिलाओं से जुड़ा हुआ ही। क्या हुआ है? सर इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व की आपने बात की, तो उसी से जुड़ा हुआ है। सर मुझे सिर्फ एक बिल का जानकारी है, पर रिसेंटली सर इस बारे में सर रिजर्वेशन की बात की जा रही है, बट नहीं, चलिए, हाँ, वो एग्जैक्टली तो फिर ठीक है। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं की संख्या 100 के ऊपर हुई है हमारी संसद में। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही जो राज्यसभा के उपचुनाव हुए थे, 104 अभी महिलाएं हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला के। तो 100+ महिलाएं पहली बार हुई हैं हमारे देश में संसद में। चलिए, ठीक है। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जो भाषण दिया था, उसमें भी उन्होंने कुछ बातें की थी महिलाओं के हितों से जुड़ी हुई। क्या बातें, जरा बताएं। दो महत्वपूर्ण इशूज की उन्होंने चर्चा की है। सर एक तो मुद्रा योजना के बारे में उन्होंने बात की थी कि मुद्रा योजना में जो मैं महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ, स्पेशली महिलाओं के लिए। सर अच्छा, चलिए मैं बता देता हूँ। एक, उसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा के 21 करने की बात चल रही है। जी सर। थोड़ा आप बताइए कि क्या फायदा है इसका और क्या नुकसान हो सकता है इसका। सर एज फैक्टर जो है डेफिनेटली जो बॉयज का है वो 21 इयर्स रखा गया है, और आजकल जो मैरिज एज है वो डेफिनेटली उसको इंक्रीज करना चाहिए, बिकॉज जैसे जो लड़कियां हैं उनको 18 इयर्स का मान के जो परिवार है, गरीब परिवार है, वो 18 साल उन्होंने ये मान लिया है कि 18 साल तक अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लेती है, बट अगर एज इंक्रीज की है तो डेफिनेटली उनको पढ़ाई के लिए काफी और साल मिलेंगे, तो वो और ज्यादा अपने आप को सशक्त कर सकती है ये सर। तो गरीब परिवार के लिए और बोझ हो जाएगा। गरीब परिवार के लिए तो अच्छा है कि जितना जल्दी शादी हो जाए, उतना भला हट जाए, उतना खर्च कम हो जाए गरीब परिवार का। तो सर आजकल तो काफी सारी स्कीम्स चल रही हैं, तो डेफिनेटली जो एजुकेशन जो वुमेन एजुकेशन है उसमें उनको उतना खर्च उठाने की जरूरत नहीं है, तो जितना एजुकेटेड होगी तो वो डेफिनेटली उस परिवार के लिए काफी बेनिफिट होगा। तो मैं सर इसलिए मैं मानती हूँ कि एज इंक्रीज करने से वो भी मतलब ये एक सिर्फ साइकोलॉजिकल हम सोचते हैं कि भाई जो महिलाएं हैं वो ज्यादा जल्दी उनको शादी की, जैसे पहले 18 एज थी तो 21 कर दी जाएगी, तो डेफिनेटली वो बेनिफिट करेगी सर। नहीं, तो अभी भी 18 एज है, लेकिन 14-15 में शादी हो जाती है। राजस्थान में तो बाल विवाह की बहुत कुप्रथा रही है काफी पहले से। तो ये केवल कानून बना के एज कर देने से क्या मतलब है? सर ये बात बिल्कुल सही है कि बाल विवाह राजस्थान में होते हैं, बट ये है कि अब काफी इसमें सर जो स्कीम्स बनी हुई है उनको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि आजकल एजुकेशन से जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में राष्ट्रीय योजना चल रही है, तो उसमें जो लड़कियों का जो खर्च है 50,000 रुपए जो सरकार के द्वारा दी जा रहे हैं उनकी स्टार्टिंग जब से बर्थ होता है, तो अगर ये चीजें जो इकोनॉमिकल सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है लड़कियों की एजुकेशन उनके एम्पावरमेंट के लिए, वो स्कीम्स के थ्रू इम्प्रूव हो सकता है। तो मेनली ये है कि लोगों को जागरूक करने की बहुत सख्त जरूरत है सर। अच्छा, इसकी दिक्कतें क्या हो सकती हैं अगर एज बढ़ा दी जाए तो? सर सर डेफिनेटली एज इंक्रीज होगी, तो जहाँ पे अभी 14-15 जो 14-15 साल की लड़की की ही शादी कर दी जाती है, तो अगर 21 कर दी जाएगी तो जो लोग इस के लिए सोचते हैं
तो डेफिनेटली वो लॉ ब्रेकर बन इस पे, क्योंकि वो उनके लिए वो किस तरह पढ़ाना उनके लिए थोड़ा होगा। और मैं नहीं मानती हूँ कि ये हमेशा पढ़े पॉपुलेशन जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि वुमेन जो है वो डेफिनेटली वो भी एक तरह से एक तरह से फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर हो पाएगी और अपने जो अधिकार है उनको समझ पाएगी। तो सर मैं इसको इतना नेगेटिव में तो नहीं फिर लेती हूँ इस जितना लिहाज से पॉजिटिव 21 इसके क्यों, बेनिफिट्स हैं। तो इस लिहाज से 21 क्यों, 25 या 30 नहीं कर देना चाहिए था? ये 21 क्यों ऐसा होता है? थोड़ा और बढ़ा दें इसको, सर 25 ये साल कर लॉज दें। बनाई गई है। जी शिवानी। जी सर, सॉरी सर, नेट कनेक्ट हुआ है अभी। सर सर डेफिनेटली जो ये एज का इंक्रीज एंड डिक्रीज है, ये पॉलिसीज जो बनती हैं उसके अकॉर्डिंग है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तर नहीं होना चाहिए कि कब शादी होनी चाहिए। जब दोनों हर तरीके से सशक्त हो, जब उसका खुद का एक डिसीजन होना चाहिए कि कब उसको शादी करनी है एंड कब मीन्स टू से जो डिसीजन पावर है वो एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के पास होनी चाहिए सर, मानते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल फिलहाल में महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी, है आइडिया आपको? जी सर। सर महिलाओं से रिलेटेड उन्होंने जो संपत्ति का अधिकार है उसमें जो 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 महिलाएं उनको भी अधिकार दिया है कि वो भी उसमें इंक्लूड होंगी, मतलब उनको भी अधिकार है संपत्ति का। कौन सी आफ्टर संपत्ति? 2000 सर जो संपत्ति का अधिकार तो सबको है हमारे देश में। आर्टिकल 300 क देखें आप, तो सबको है संपत्ति का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पैतृक बारे में? संपत्ति, सॉरी, पैतृक संपत्ति पैतृक संपत्ति। सर जी तो ये मुस्लिम महिलाओं, ईसाई महिलाओं सबको है ये? सर अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू नहीं है, बट इस बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं। मुझे बस इतना इसमें जानकारी है कि पहले इसमें इशू चल रहा था कि 2005 से पहले की जो महिलाएं हैं उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं था, तो उसके लिए ये एक जजमेंट आया है कि किसी भी ईयर मतलब कभी भी कोई ईयर डिसाइड नहीं है। अब हमें जिस भी साल की बात हो, महिलाओं को अधिकार मिलेगा सर पैतृक संपत्ति में। अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा राफेल के बारे में बताएंगे, क्या है ये? सर जो राफेल है जेट फाइटर है जिसको फ्रांस के थ्रू इंडिया को प्रोवाइड किया गया है। और सर राफेल में सेकंड चीज ये कि रिसेंटली अभी राफेल का जो फ्रांस के थ्रू इंडिया में 5 राफाल्स आए हैं, और इसमें काफी सारे फीचर्स हैं सर, जैसे टारगेट अगर ये एक बार चूज कर ले, सेंसर्स लगे हुए हैं इसमें। सुखोई से क्या अंतर है इसमें? जी सर, सुखोई से जी सर इसमें एग्जैक्टली अभी मुझे नहीं पता है, बट ये कि काफी एडवांस्ड वर्जन है सर। ये 4th टेक्नोलॉजी मींस इसमें यूज की गई है। अच्छा, ये बताएं कि चुनाव में इसी राफेल को लेके काफी बड़ा इशू था, चौकीदार चोर है, क्या था ये इशू? सर इसमें जो कॉस्ट है इसकी उसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। तो जो विपक्ष था उनका ये मत था कि जो कॉस्ट है जो इंक्रीज की गई है वो सही नहीं है। ठीक है सर। ललित सर, आपका माइक बंद है। उपाध्याय जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शिवानी जी, सुन रही हैं आप? गुड इवनिंग सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? सर फाइन। शिवानी जी, आज क्या बार है? सर आज थर्सडे है। थर्सडे। थर्सडे किस कारण से इम्पोर्टेंट होता है? सर इसकी नॉलेज नहीं मुझे।
नहीं, हमारे यहाँ जो गुरुवार होता है, बृहस्पतिवार भी कहते हैं, वो किस कारण से महत्वपूर्ण होता है? चलो, आपने तो बीटेक किया है पूर्णिमा कॉलेज से, जी सर। कौन से स्ट्रीम में किया है? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है मैंने बीटेक। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है, तो वेरी गुड। जी इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी नौकरी मिल जाती है जल्दी से, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, राजस्थान गवर्नमेंट में भी, जी प्राइवेट सर। सेक्टर में भी। फिर भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्यों आना चाह रही हैं? सर डेफिनेटली जो मेरा फील्ड है उसमें काफी मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी सारी मिल जाती, बट मैं सिविल सर्वेंट इसलिए बनना चाहती हूँ कि सर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी दो चीजों की सख्त जरूरत होती है, एक विल और एक अथॉरिटी। विल डेफिनेटली मैं अपने अंदर मानती हूँ, और अथॉरिटी के लिए डेफिनेटली ये सिविल सर्विस एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड करवा सकता है, जिससे मैं जिसको यूज करके वेरियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स अपने खुद और इसका जो फील्ड है वो काफी डाइवर्स है, उसको मतलब बाय यूज हार्ट कर यू आर सकती हूँ तो। अथॉरिटेटिव, बाय हार्ट you mean you are authoritative? You know the नो सर, meaning of authoritative? सर आई एम सेइंग कि दो चीजों की जरूरत होती है, विल एंड अथॉरिटी। विल डेफिनेटली मेरे अंदर है कि मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है, और इस सिविल सर्विसेज के थ्रू मुझे एक अथॉरिटी मिलेगी जिसके थ्रू मैं सिविल जो हमारे सोसाइटी है उसके लिए काफी ज्यादा वर्क कर सकती हूँ क्या सर, क्या इसलिए मैं क्या आप दबाव में नहीं होंगी? प्रशासनिक कार्य करते समय कई प्रकार के दबाव में नहीं होंगी? क्या आपकी विल वहां काम करेगी? सर सर दबाव जो है सर डेफिनेटली हर सिविल सर्वेंट पे होता है, बट जो लॉज रूल्स रेगुलेशंस जो होती हैं सिविल सर्विसेज की, उसको देखते हुए ही आप मैं अपने। एक आध उदाहरण दीजिए जिसमें सिविल सर्वेंट बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन उसको करने नहीं दिया और ही और शी वेंट इन डिप्रेशन। सर अभी तो मेरे सामने ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ इसका जो स्ट्रक्चर है उसी को ही समझा चलो है। अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सिविल सर्विसेज इंडिया में कब शुरू हुई थी भारत में? अ, जी सर, पहली सर बार? वैरन हेस्टिंग के थ्रू स्टार्ट किया गया था सिविल सर्विसेज को। वारन वेस्टिंग के थ्रू कैसे? सर What उन्होंने do ही you mean? सबसे पहले कलेक्टर का पद बनाया था सर। अच्छा अच्छा, उसको क्या क्या अधिकार थे उस समय? सर उसको उस टाइम रेवेन्यू और सिविल दोनों अधिकार प्राप्त थे, जिसको हम्म। बाद में डिवाइड कर दिया था कॉर्नवालिस ने। अच्छा, दो शब्द हैं, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एक राज्याध्यक्ष होता है और एक होता है शासनाध्यक्ष। इन दोनों में क्या अंतर है? हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सर इसको मैं गैस करना चाहूंगी। सर हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको, हेड ऑफ द स्टेट तो सर गवर्नर होगा, और हेड हाँ ऑफ द गवर्नमेंट सर चीफ मिनिस्टर होंगे। हाँ, किससे पूछ रही हैं आप? हम पास में कोई बैठे हैं? नहीं सर, कोई नहीं बैठा है। चलो कोई नहीं। राजस्थान में पहले जो हेड ऑफ द स्टेट बने थे उनको किस नाम से पुकारा जाता था? सर राज प्रमुख। पहले राज प्रमुख कौन थे बताइए? नहीं बता रहे हैं पड़ोसी? नहीं सर, कोई भी नहीं है सर, आप देख लीजिए। अच्छा। सर इस बारे में आइडिया नहीं। कोई बात नहीं, यू मस्ट बी क्लियर इन योर सेल्फ। मोटी बात यस। है वो ये है कि आ, राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद है ना, शासनाध्यक्ष, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो पहली जी बार कब शुरू हुआ? सर
सर इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है सर, और सॉरी सर। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? एक क्या नाम, सीटी कृष्णामाचारी हुए हैं, वो राजस्थान में किस पद पर रहे? नहीं मालूम? सर नाम सुना है बट अच्छा, याद नहीं आ पहली रहा, बार सॉरी सर। चुनी हुई सरकार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान में? चुनी हुई सरकार के, निर्वाचित सरकार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो कोई बात नहीं, मुझे ये बताएं सर मैं कि देख लूंगी। पंचायती राज, हाँ हाँ, पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 50% आरक्षण दिया गया है। कौन से अधिनियम के द्वारा ये 50% आरक्षण दिया हुआ, और उससे पहले कितना था? सर सर मुझे बस ये आइडिया है कि 50% रिजर्वेशन है, और ये उससे पहले स्टार्टिंग से कितना था? रिजर्वेशन, उससे पहले सर 33% था जिसको 50% कर दिया गया है। अच्छा, तो किस अधिनियम के तहत ये 50% हुआ है आपको नहीं मालूम, है ना? नहीं सर, सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। अपने एक बिल पास हुआ था 1993 में, पंचायती राज से संबंधित, है ना? उस जी सर। उसकी एक आध कोई आपको विशेषता मालूम हो तो बताएं। जी सर। सर जो पंचायती राज का जो अधिनियम पारित किया गया था उसमें काफी सारे सबसे फर्स्ट तो ये है कि उसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाने की बात की गई है। दूसरा ग्राम सभा उसमें, जिसमें जो भी 18 इयर्स ओल्ड है वो उसमें वोट कर सकते हैं। और इसमें सर स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होगी, और सर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की भी बात की गई है, एंड वुमेन की भी बात की गई है इसमें सर। पक्का यही सारी बातें हैं? जी इसमें सर। कहीं आपने जानबूझ अपने मन से मिलाया है, या वास्तव में ये विशेषताएं थी अधिनियम की? सर इसमें ये आपने अपने मन से आर्टिकल, कितना मिलाया? सर नहीं सर, नहीं ये मिलाया तो एक भी? मैंने पढ़ा हुआ है सर। चलो कोई बात नहीं। एक और सवाल, जी आ, सर। आप अलवर से हैं? जी सर। अलवर की राजस्थान के निर्माण में, संयुक्त राजस्थान के निर्माण में क्या भूमिका रही है? सर अलवर की जो इम्पोर्टेंस है वो सर 15 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन 4 राज्यों और एक ठिकाना दैट इज नीमराना, इन सब ने मिलकर मत्स्य संघ की स्थापना की थी। तो सर इस तरह से जो रीऑर्गेनाइजेशन में है, रीऑर्गेनाइजेशन में अलवर का महत्वपूर्ण स्थान है सर। ये मत्स्य नहीं होता है, मत्स्य बोला करो, मत्स्य बोलो, मत्स्य। मत्स्य। मत्स्य, मत्स्य बोलते कई लोग, आधा तय और आधा से, और ये मत्स्य, है ना, मत्स्य नहीं मत्स्य। बोलते। हाँ, ज्यादातर लोग, बड़े बड़े लोग भी मत्स्य बोलते हैं, ये गलती अपन क्यों करें? ठीक है ना? अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल आप ये बताएं कि ग्राम ग्राम सभा जो होती है वो किसकी अध्यक्षता में आयोजित की जाती है? सर पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो सरपंच होते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ग्राम सेवक होते हैं। चलिए ठीक है, आपको शुभकामनाएं। आप थैंक यू सर। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित हों। नेक्स्ट हमारे ललित ये दिनेश राय सर। डॉक्टर राय नहीं है क्या आज? अनिल आगे सर। अच्छा, यस डॉक्टर राय।
आवाज नहीं आ रही सर। दिनेश जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही सर। दिनेश जी अपना वीडियो तो ऑन कर लीजिए पहले। जी सर, नहीं आवाज आ रही है सर। जुड़ रहे हैं? हाँ ललित, दिनेश जी जुड़ रहे हैं? जी जी। शिवानी जी सुन पा रही है? जी सर। जी। अलवर से हो आप? जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो एनसीआर के बारे में बताएं, एनसीआर क्या है? सर एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है, जिसमें पूरा अलवर जो है उसको सम्मिलित किया गया है। भरतपुर रीजन है उसको भी सम्मिलित किया गया है। और जी। सर एनसीआर रीजन से अलवर को काफी फायदा हुआ है। डेफिनेटली जो जो सॉफ्ट लोन्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो ड्रिंकिंग फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। इवन जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी दिल्ली में उस मेट्रो बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अलवर से दिल्ली जो है वो उसमें कम टाइम लग सके। तो सर इस तरह से तो इसका पर्पस क्या है? एनसीआर क्यों बनाया गया? सर इसलिए बनाया गया है एनसीआर सर, जो दिल्ली है, दिल्ली के आसपास जो टाउन्स हैं उनको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिल्ली जो है वो एज अ कैपिटल एम्प्लॉयमेंट और काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करती है। तो जो और रीजन्स हैं, जो टाउन्स हैं, सैटेलाइट टाउन्स की तरह वर्क कर सकते हैं, तो उसमें अलवर एक अच्छा ऑप्शन, जो उसके आसपास जो है, जो अलवर में, इसलिए सर इसको एनसीआर में इंक्लूड किया गया है। ओके। उषा चौमर का नाम सुना? उषा चौमर, उषा चौमर। सर सॉरी सर। नहीं सुना? जी, जाने दीजिए। अच्छा ये बताएं कि डीएमआईसी क्या है? डीएमआईसी सर डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। सर इसमें अलवर का जो नीमराना खुशखेड़ा वाला रीजन है उसको इंक्लूड किया गया है। डीएमआईसी के तहत उसको डेवलप किया जाएगा। और जो जोधपुर पाली रीजन है उसको भी डीएमआईसी के तहत इसको डेवलप किया जाएगा। सर ये कॉरिडोर है जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज हो सके, इसलिए सर इसको। कितने राज्यों से गुजरेगा? जी सर। कितने राज्यों से गुजरेगा? क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप? जी सर, कि कितने राज्यों से डीएमआईसी कॉरिडोर जी। होगा। सर इसका मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी ओके, सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि डीएमआईसी के तहत एक सेज बनाया जा रहा है, सेज, वो कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, सेज क्या होता है? इसका मुझे आइडिया नहीं, सॉरी सर। सर स्टेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जिसमें जो सारी फैसिलिटीज हैं इंडस्ट्रीज को दी जाती हैं, टैक्सेस रिड्यूस किए जाते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इवन जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो सके।
तो इसलिए सेज का डेवलपमेंट किया जाता है। सेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य, सबसे मुख्य। तो सेज का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो एक इंडस्ट्री को सारी जो सुविधाएं हैं कम दरों पे एक ही जगह प्राप्त हो जाए, सर वो ओके। सेज की एक सीज वर्ड भी आता है, सीज, SEEZ, सीज। सुना है आपने सीज क्या होता है? सर सीज मिलते जुलते वर्ड लगते हैं, सर सोलर एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, छोड़ दीजिए। अच्छा, सेज और सीज में कुछ डिफरेंस बता सकते हैं? सीज का सर मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके। अच्छा, अभी हाल ही में सोना चांदी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, तो अलवर में इससे रिलेटेड कोई घटनाक्रम या कोई कुछ बताएं सोने चांदी की बात। जैसे अलवर में भी एक खनिज क्षेत्र खोजा गया है सोने का, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ठीक है, ओके। दिनेश सर, दिनेश राय सर। यस जी, जुड़ गए हैं सर जुड़े नहीं है सर। सर अभी दिनेश सर कनेक्ट नहीं हो पाए हैं सर। अच्छा, अच्छा, उनका दिक्कत हो रहा है। दुबे सर कंक्लूड करिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा शिवानी, एक लास्ट क्वेश्चन, जो आप लोग प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बहुत जरूरत पड़ती है। दो प्रकार की नैतिकता की बात हम करते हैं ना, एक परिणाम सापेक्ष नैतिकता है, एक परिणाम निरपेक्ष नैतिकता है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप समझा दो क्या होता है परिणाम सापेक्ष नैतिकता, परिणाम निरपेक्ष नैतिकता। सर दो चीजें होती हैं सर, एक मीन्स होते हैं और एक एंड होता है। अगर हम एंड जो हमारे एंड्स है उसको कि वो कैसा होगा, अगर उसको अगर हमें एंड को हम डिफाइन करके और उस अकॉर्डिंग हम अपने मीन्स को डिसाइड करते हैं तो सर वो सापेक्ष होगी। और अगर हम एंड को डिफाइन नहीं करते हैं कि वो कैसा होगा, हम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो सर वो निरपेक्ष नैतिकता होगी सर। कांट का क्या कुछ विचार इससे मिलता है? सर जो कांट है वो परिणाम निरपेक्ष की बात करते हैं, वो ड्यूटी पे फोकस करते हैं सर, कि हमें अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। सर क्या उनका स्लोगन है? जी सर। क्या उनका सिद्धांत है? सर उनका सिद्धांत यही है कि परिणाम निरपेक्ष मतलब अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने कर्म को ड्यूटी की तरह मानो, ड्यूटी की तरह अपने कर्म को फॉलो अप करो। प्लीज बता दो आप मुझे और आप बोल रहे हो वो सेंटेंस नहीं बोल रहे हो। कर्तव्य के लिए क्या होना चाहिए? कर्तव्य के लिए क्या होना चाहिए? कर्तव्य के लिए कर्तव्य। हाँ कर्तव्य, ड्यूटी, हाँ कर्तव्य ओके, के लिए थैंक यू कर्तव्य। शिवानी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। लोहिया सर। रोहित सर का हो चुका? सर कुछ लोहिया सर, फीडबैक देना है। हाँ सर, कुछ पॉइंट्स बताएं, इनको नोट करिए शिवानी। अच्छा शिवानी, करंट अफेयर्स तो आपको तैयार करना है, महिलाओं से जुड़ी जो भी डेवलपमेंट चल रहे हैं तो उन सबको मेनली यही है कि करंट अफेयर्स आप तैयार करें। अभी समय है आपके पास, डेली न्यूज़पेपर एटलीस्ट पढ़िए 2 से 3 घंटे। राजस्थान के बारे में, देश के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय जो भी करंट अपडेट्स हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। सबका बहुत जरूरी गुण है कि वो जागरूक हो। हाँ, ये क्या है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लोहिया जी। मैंने इसके बारे में देखिए लिख दिया है, ये लिखा है सब चीज। अच्छा ठीक है सर, बता दीजिए सर। सब लिख दिया था मैंने। सर बता दीजिए सर। हाँ, पहली बात ये है कि देखो, एक चीज तो मुझे लगा कि यू आर ए वेरी गुड कैंडिडेट, तुम में पोटेंशियल है, माने यू आर एप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। मतलब कि रिजल्ट आएगा तुम्हारा, यदि कुछ बातें हम लोग सलाह आप उसको अमल कर लोगे तो रिजल्ट आएगा आपका, आप फाइनली सिलेक्शन लिस्ट में नाम रहेगा तुम्हारा।
वो सर जो बोल रहे थे करंट, और दूसरा ये है कि थोड़ा स्माइलिंग नहीं रहते हो आप। स्माइलिंग और एनर्जेटिक, ये दो शब्द हमेशा ध्यान रखना अपने इंटरव्यू के लिए। आप थोड़ा स्माइलिंग भी रहो और थोड़ा एनर्जेटिक, थोड़ा एनर्जी थोड़ा सा बढ़ा लो अपनी। अच्छा बोलते हो, सौम्य स्वभाव है, लेकिन थोड़ा एनर्जी से बोलोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा उन लोगों को लगता है ना। क्योंकि बोर्ड मेंबर क्या है ना, किसी को सुनाई नहीं देगा तो बीच में बोलेगा वो आपको, जोर से बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा हम काम क्यों करें, थोड़ा सा अपनी एनर्जी बढ़ा के रखें वहाँ। दूसरा ये है कि सर ने जो बोला अखबार तो डेली पढ़ना है, करंट हमको भी कमजोर लगा। राजस्थान स्पेशल में भी थोड़ी दिक्कत हमको लग रही थी, जैसा लग रहा था मुझे कि कुछ राजस्थान के जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इसमें आप देख लो थोड़ा। अभी टाइम है आपके पास, अभी आप मौका अभी आप देते रहना, मौका रोकना मत। अभी आप मौका देते रहोगे ना तो आपका रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। आप पोटेंशियल कैंडिडेट हो, अच्छे कैंडिडेट लगे मुझे, अच्छा लगा बात करके तुमसे, इंटरव्यू अच्छा होगा तुम्हारा। लेकिन एनर्जेटिक रहो और स्माइलिंग रहो, करंट पर ध्यान दो। और दूसरी बात कि अखबार का एडिटोरियल रोज पढ़ो। बड़ा आजकल रोज करंट में बड़ी बदलाव हो रहा है ना, कोरोना महामारी के बाद में इतने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, इतने सारे फील्ड आ गए हैं, ग्लोबल से लेकर के और नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल तक, कि आपको उसी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए डेली बदल रहा है। वो जो पहले बच्चे पढ़ चुके हैं वो खत्म हो गया, अब आजकल जो चल रहा है वही सब पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि रोज नया नया करंट बन रहा है, रोज नए नए टॉपिक बन रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना आप। इसलिए अखबार के एडिटोरियल को कटिंग करके अभी से रखते जाओ। जो पढ़ो लगे कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे लोगों ने लिखा है, कोई एक्सपर्ट का है, तो आप कटिंग करके उसको अपने पास रख लो, वो काम आएगा वहां। अब उसमें से सेलेक्टिव अपने नोट करके भी रखना कि कितना हमको बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा नहीं बोलना है, उसमें से मेन उसका क्रक्स बोलना है, जो क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछा जाए। बस ये ध्यान दोगे तो खूब नंबर आएगा, तुमको बहुत अच्छा नंबर आएगा। सर वो उपाध्याय सर बोल दें कुछ बच्चे को। शिवानी जी, प्रोफेसर दुबे ने बहुत सारी बातें बता दी, आपके फायदे की बातें हैं। और मेरा भी ये मानना है कि जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस आप में है, यू विल बी सिलेक्टेड, ऐसा मैं मान कर चलता हूँ। लेकिन कुछ बातें जो दुबे साहब ने बताई है, वो उन पर थोड़ा आप गौर करिए। अगर उन पर आप गौर करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे थोड़ा सिविल सर्विसेज के बारे में, थोड़ा जो दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं उनके बारे में, आरपीएससी के बारे में, है ना, आरपीएससी के अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, कब आरपीएससी का संगठन हुआ, ये इस तरह की कुछ चीजें हैं ना, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, पुलिस सेटअप है, इकोनॉमिक सेटअप है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान है, राजस्थान की इकोनॉमी है, इन पर थोड़ा आप ध्यान रखें। और जो करंट इश्यूज हैं अभी पिछले मतलब 18 से लेकर और 2020 तक जो करंट इश्यूज हैं उन पर भी आप पूरा फोकस करें। अखबार तो रामायण की तरह आपको, हनुमान चालीसा की तरह रोज पढ़ना ही है। लोहिया जी ने मैं कहा और आपने, दुबे साहब ने भी कहा, अखबार तो आपको पढ़ना ही है। और उसमें जो जीस्ट है, उसमें जो खास खास बातें हैं उनको आप नोट करिए। एक बार नोट कर लेंगे तो दैट विल बी फिक्स अप इन योर माइंड, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगे। वो कोई भी कुछ भी पूछेगा तो आपको तुरंत उसमें याद आ जाएगा। बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से बहुत ज्यादा आप अभी ऐसा लग रहा था कि साइकोलॉजिकली आपके ऊपर प्रेशर ऐसा लग रहा था, तो ये तो मॉक इंटरव्यू, इसमें अगर आप प्रेशर लेंगी तो जो मेन इंटरव्यू होगा उसमें जो हमारे जैसे कई लोग बैठते हैं उनके सामने अच्छा नहीं लगेगा। और उनको तो जैसे अभी दुबे साहब ने आपको कहा, यू विल बी सिलेक्टेड, थोड़ा सा अपने आप को चार्मिंग बनाए, चार्मिंग, और थोड़ा वॉइस में थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि यू आर वेरी वेल कॉन्फिडेंट इन रिप्लाइंग द आंसर एट द पता क्वेश्चन। नहीं क्या है, बच्चे भी सुन रहे होंगे, मेरे पता नहीं, मैं बात करता हूँ मेरे आ जाता है कि इस बच्चे का होगा, नहीं और प्रोफेसर आपने साहब, आप जिसको बोला है बिल्कुल, उसका हुआ है। आप बिल्कुल रियल इंटरव्यू लेते हैं आप वास्तव में। जिसका ऐसा लगता बोला है वो कि हुआ। आप, ये मॉक नहीं है आपका, आपके जो क्वेश्चंस है वो रियल इंटरव्यू वाले होते हैं, जैसे आरपीएस सर आप हो रहा है। सर आप लोगों के विशेष थैंक यू सो मच सर। बस यही है कि फाइनल सिलेक्शन हो, आप लोगों के विशेष के लिए बहुत बहुत सिलेक्शन धन्यवाद होगा, सर। अभी थोड़ा सा मॉक इन लेकिन चीजों पे करते ना, ध्यान दो। ललित जी के संस्था के टच में रहना। अभी मॉक तुमको अभी और कराएंगे एक दो, ठीक है, अभी 2-3 जी, मॉक करना अभी इंटरव्यू के सर पहले। दिनेश सर जुड़ चुके हैं, दिनेश सर जुड़े हैं क्या? दिनेश सर, हाँ ललित जी, मेरी दिनेश आवाज आ जी रही है जुड़े आपको? हैं तो 2-3 प्रश्न बच्चे से कर लें। दिनेश हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ललित जी?
थोड़ी आवाज तेज करिए सर, थोड़ी आवाज तेज। मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल एरर है। मैंने आ रही है सर? स्विच ऑफ भी किया, रीस्टार्ट भी किया। मेरे ख्याल से अब आवाज आनी चाहिए। आ रही है ललित जी आवाज? जी आ रही है सर, सर। आ रही है। ओके शिवानी जी, मैं आपके इंटरव्यू में तो शामिल नहीं हो पाया, लेकिन जैसा मैं आपके कमेंट्स अभी दुबे सर के सुन रहा था और उपाध्याय सर के सुन रहा था, तो आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है और हम आपको पूरे पैनल की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। अब कुछ इंटरव्यू आपका खत्म हो गया तो क्वेश्चन पूछना मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा उस प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट आपका जब मॉक इंटरव्यू होगा तब जरूर उसमें मैं रहूंगा। जी जी शिवानी जी, दो थैंक यू सो तीन मच। नोट करें। शिवानी जी, जी सर। एक तो थोड़ा स्माइली फेस रखिए, जो उपाध्याय सर ने बताया आपको, मुस्कुराते हुए देना सारे, और कूल रहे, बिल्कुल घबराए नहीं। शुरू में लगा कि आप थोड़ा घबराए हुए हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराए, कूल रहे। दूसरा पॉइंट है कि महिलाओं से संबंधित, चाहे वो पीएम का भाषण हो या कोई भी योजना हो, जो कार्यक्रम या कानून अधिनियम कुछ भी हो, वो सारे आपको याद रहे महिलाओं से संबंधित। तीसरा पॉइंट का सर आपको बता चुके हैं, अतुल सर, करंट भी सेम डे और उसी वीक का ज्यादा अच्छा रखें। प्लस सिविल सेवा के बारे में आपको सर बता चुके हैं, उपाध्याय सर। पंचायती राज को पूरा डिटेल में पढ़ लें, विशेषकर महिलाओं से संबंधित जो प्रावधान है वो। लास्ट पॉइंट है कि राजस्थान जी के विशेषकर अलवर में क्या योजनाएं चल रही है, डीएमआरसी क्या है, या और भी जो स्वर्ण खनन योजना, या जो वहाँ की महिला, जैसे मैंने आपको उषा चौसर का पूछा है, अभी पद्मश्री से सम्मानित हुई है। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट याद रखें। बाकी ओवरऑल आपका बहुत अच्छा रहा है और कैंडिडेट है, अच्छी कैंडिडेट है। जी इसका मॉक इसका और भी कराइए, इसको इसका जी सिलेक्शन होगा। नहीं सर, अभी और करेंगे सर, 3 मॉक होंगे। ओके ठीक है इसको समय दीजिए, इस बच्चे को रिजल्ट देगी। जी सर। लोकेंद्र, अब बुलाइए, नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाइए।